ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है, इसका जो रिलेशनशिप है ये मतलब फैमिलियल भी है। मतलब अगर दादा को था तो बाप में होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर बाप को नहीं भी हुआ तो पोते में फिर भी हो जाएगा। मतलब और इसके चांसेस एज के साथ बढ़ते जाते हैं। लाइक इसके चांसेस हैं वो जितने 50 ईयर में है, 80 ईयर में उससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। 80 ईयर में तकरीबन 8 से 10% चांसेस हैं ये मतलब प्रोस्टेट का कैंसर हो जाएगा। 90 ईयर में तकरीबन जो मैंने देखा है वो कोई 16 से 17% मेल्स जो प्रोस्टेट के ब्लॉकेज के साथ आते हैं उनमें PSA करवाएं तो वो बहुत बड़ा होता है, और अगर बायोप्सी करें तो उससे प्रोस्टेट ही होता है। सो प्रोस्टेट का कैंसर जो सा है, इसकी जो वजह है वो मतलब एक तो आ गई फैमिलियल। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी मतलब जो बातें हम सुनते हैं इसमें रिसर्च हो रही है, लेकिन मतलब अभी तक किसी एक को इशू नहीं किया गया, एक ख़ास लेवल, एक ख़ास चीज़ को ये नहीं कहा गया कि ये इस वजह से होता है। हाँ, ये देखा गया कि सेक्सुअली जो ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं उनमें इसका इंसिडेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल्स के जो सेक्सुअली कम एक्टिव होते हैं। सिर्फ ये देखा गया है, ये मल्टी सेंट्रिक नहीं, ये यूनिसेंट्रिक रिसर्चेज हैं। और कुछ जगहों पे कहा गया है कि जो बीफ ज़्यादा खाते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है, जो वेजिटेरियंस हैं उनमें ये कम देखा गया है। लेकिन मतलब इसमें किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सके आज तक। बहरहाल मतलब अगर किसी बंदे को प्रोस्टेट का कैंसर जो है डायग्नोज होता है तो इसमें बहुत परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि इसके अच्छे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। कैंसर का वर्ड इटसेल्फ जो सा बंदे को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होता है। तो लेकिन मतलब इसमें जो सा ना मतलब प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी पकाने वाले रस्से से एक छोटा सा प्रोब होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी की जा सकती है और CT गाइडेड भी की जा सकती है। और बायोप्सी जो सी है उसमें 18 कोर बायोप्सी करते हैं हम, मतलब 18 स्पॉट्स से टिश्यू लेते हैं और उसमें फिर देखा जाता है कि अब इसकी एग्रेसिवनेस क्या है। दो चीज़ें होती हैं कैंसर में, एक होती है स्टेज का मतलब है कि कैंसर कितना फैला हुआ है, और दूसरी चीज़ होती है ग्रेड का मतलब है कि ये कितना अग्रेसिव है। तो इसमें हम इसके 3 जो से ना ग्रेड्स लेते हैं, इसे कहते हैं ग्लीसन स्कोर। तो मतलब जो पेशेंट होते हैं 5 तक वो माइल्ड में आते हैं, 7 तक मॉडरेट में आते हैं, और 10 तक जो होते हैं 7 से 10 तक वो सीवियर में आते हैं। कुछ लोग 7 को भी सीवियर में लेते हैं। इसमें डिपेंड करता है 2 क्राइटेरिया जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट देखता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आ जाता है तो इसमें इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ग्लीसन क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो बहरहाल मतलब हमें यहाँ तक रहना चाहिए कि इसमें 3 तरह का होता है कैंसर कॉमनली। मतलब एक होता है जो स्लो ग्रोइंग होता है, एक होता है जो मॉडरेट ग्रोइंग होता है, एक होता है जो रैपिड ग्रोइंग होता है। अच्छा, अब प्रोस्टेट कैंसर की डाइट जो है वो कहाँ से आ रही है? प्रोस्टेट कैंसर की डाइट आती है टेस्टिस से। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, हमारी लो पिच वॉइस के लिए, हमारे जो बियर्ड के लिए, और हमारे मतलब मेल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेल लाइक कैरेक्टर के लिए एक एसेंशियल हार्मोन है जो कि टेस्टिस से निकलता है। उस ज़्यादा डायरेक्शन में भी इसका एक पार्शल रोल है। तो इन पेशेंट्स में अब ट्यूमर अगर फैल भी चुका हुआ है, मतलब अगर तो ट्यूमर लोकलाइज्ड है प्रोस्टेट में, तो इसमें और पेशेंट की एज सी है, हेल्थ अच्छी है, एज मैटर नहीं करती। अगर पेशेंट की हेल्थ अच्छी है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सी है वो मतलब लगता है कि ये पेशेंट सा है अगर इसको ये कैंसर ना होता तो ये 10 साल ज़िंदा रह सकता था आसानी से, तो फिर तो हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी की तरफ आते हैं। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का मतलब ये है कि प्रोस्टेट पूरा निकाल दिया जाए। एक होता है ना आम प्रोस्टेट का ऑपरेशन, उसमें सिर्फ प्रोस्टेट का वो हिस्सा निकाला जाता है जो पेशाब के रास्ते के अंदर आया होता है। तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का मतलब ये है कि पूरा प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट मसाने से आगे होता है, और ये इसको आगे पेशाब का रास्ता जो है वो इससे आगे मतलब इसके दरमियान से गुजर रहा होता है। तो प्रोस्टेट को निकाल के पेशाब का रास्ता जो इसके आगे है, आगे वाला हिस्सा है, उसको मसाने के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह प्रोस्टेट पूरा निकल आता है।
प्रोस्टेट के साथ सेमिनल वेसिकल, इसके साथ 2 ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होती हैं, उनको भी साथ निकालना पड़ता है। और मतलब इस जब प्रोस्टेट को निकाला जाता है तो इसमें एक कोशिश ये की जाती है मतलब इसको मैं कोशिश का वर्ड ही यूज़ करूँगा, क्योंकि स्टार्ट में बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब ये इतना मुश्किल नहीं, शायद इस वजह से मुश्किल नहीं कि इसका ऑपरेशन अब बहुत ज़्यादा लग गया। रोबोटिक सर्जरी जब से आई है, ये लैप्रोस्कोपी इसमें कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें एक्सेस आसान होगी, यानी कि इस जगह को हम आसानी से ज़रा देख सकते हैं। तो उसमें इसकी जो नर्व होती है, जिसकी वजह से इरेक्शन होती है और पिनाइल ब्लड फ्लो, पीनस का ब्लड फ्लो जाता है, उस नर्व को बचा लिया जाता है। पहले वो नर्व जो सी थी वो नहीं थी बचती, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट के रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को जो इम्पोर्टेंस हो जाती थी, लेकिन अब इम्पोर्टेंस नहीं होती। मतलब अगर वो नर्व एक साइड की बच जाए तो इम्पोर्टेंस नहीं होती। हाँ, अगर वो दोनों साइड की नर्व कट जाए तो फिर इम्प्लांट डालने पड़ते हैं। दूसरी साइड पे जो सा मतलब इसमें प्रोस्टेट को निकाल के तो उसके बाद जो सा कंट्रोल है पेशाब का, वो एक प्रोस्टेट के जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है, और दूसरा कंट्रोल जहाँ पे प्रोस्टेट एंड होता है वहाँ पे होता है। तो एटलीस्ट एक कंट्रोल को बचा लिया जाता है, जो कि प्रोस्टेट जहाँ ख़त्म होता है उस एरिया कहते हैं वीरोमेंटेनम। तो वहाँ पे जो कंट्रोल है उसको बचा लिया जाता है, जिसे हम पेशाब को होल्ड करते हैं। तो इस तरह उसको जब स्टिच किया जाता है मसाने के साथ, तो पेशेंट का पेशाब पे कंट्रोल रहता है। लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन है, मैंने बताया ना कि ये छोटा ऑपरेशन नहीं है। इसे कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, यानी कि प्रोस्टेट पूरा निकाल देना। दूसरी ऑप्शन, अगर मतलब पेशेंट फिट नहीं या पेशेंट कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी का मतलब ये है कि हम पेशेंट को इस तरह की दवाइयाँ देते हैं, दवाइयात देते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की खुराक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन को मतलब बॉडी में प्रोड्यूस तो हो रहा है, तो उसको नॉन फंक्शनल कर दें, उसका फंक्शन ख़त्म कर दिया जाए। या फिर LHRH एगोनिस्ट देते हैं। LHRH एगोनिस्ट का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन ने जिस जगह पे जाके एक्ट करना है, उस जगह को हम ऑलरेडी ऑक्यूपाई करते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर एक दीवार है, वो बनाने के लिए हम 10 मजदूर देते हैं, तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वो दीवार जो सी ना 10 मजदूर पहले से बना रहे हैं। मतलब हम ऑलरेडी उन रिसेप्टर्स को LHRH एगोनिस्ट दे देते हैं, मतलब उस जगह को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस जगह पे जाके उस हार्मोन ने एक्ट करना होता है। सो इससे ये होता है कि मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो मतलब एंड रिजल्ट यही होता है कि कैंसर को उसकी खुराक नहीं मिल सकती। इससे कैंसर उस जगह पे रुक जाता है जहाँ पे ये मौजूद होता है, ये वहाँ पे रुक जाता है। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं। एक इसके लिए सिंपल काम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। टेस्टिस को बाज़ औक़ात हम इस तरह से निकालते हैं कि टेस्टिस का जो सा गुद्दा है उसको निकाल देते हैं, और इनकी बाहर की लेयर को, आउटर लेयर को अंदर छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं सब कैप्सुलर ऑर्किएक्टमी, यानी कि मतलब पेशेंट को एक फील रहती है कि मेरे टेस्टिस अंदर हैं, लेकिन टेस्टिस अंदर से खाली होते हैं। लेकिन मतलब मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि पूरे टेस्टिस को निकाला जाए अगर निकालना है। और दूसरी बात, कैटेगरी होती है पेशेंट की, जो पेशेंट अफोर्ड करते हैं उन्हें हम फिर LHRH एगोनिस्ट देते हैं। उनमें वो इंजेक्शन होता है, उसमें इंजेक्शन ज़ोल्डेक्स आ रहा है, और इसमें ल्यूप्रोलाइड आ रहा है, ल्यूप्रिन नाम से भी आता है, और भी डिफरेंट नामों से आता है। सो इसके साथ इसको पेशेंट को जो सा ना हमने जो एंटी एंड्रोजन देनी होती है, मतलब मेडिसिन भी साथ देनी होती हैं, जिसमें बेक्लूटामाइड है, फ्लूटामिडागेडोर है। ज़्यादातर मतलब मैं जो ज़्यादातर देता हूँ बेक्लूटामाइड साथ देता हूँ। सो इसमें बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलते हैं। मतलब प्रोस्टेट कैंसर जहाँ पे होता है, जिसमें जहाँ फैला भी होता है वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मतलब, और ये सबसे पहले हड्डियों में फैलता है। और पेशेंट को जैसे ना सफिशिएंट क्वांटिटी में मतलब कैल्शियम दी जाती है, और उसको विटामिन डी दिया जाता है। और इसके जो लेंस होते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक लेन होते हैं। ऑस्टियोब्लास्टिक लेंस का मतलब ये है कि बोन में अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी जो सी वो बड़ी होती है, वहाँ पे इस तरह के दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ पे बॉल पड़े हुए हैं बोन के अंदर, जो ज़्यादा जिनकी
HFU जिनके ज़्यादा हैं, जिन इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा गहरे दिखाई दे रहे होते हैं बाकी बोन की निस्बत। सो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट को इतनी सीवियर बैकिंग हो रही होती है, मतलब, और हम देखते हैं कि पेशेंट के जो है ना, मतलब बोन्स में इतना ज़्यादा गया हुआ है कि हमें हार्मोनल थेरेपी तो हमने स्टार्ट करवा दी, तो पेशेंट को जो है ये रेडिएशन हमें बोन्स में लगवानी पड़ती है। दूसरा, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए भी रेडिएशन भी लगाई जाती है, मतलब उससे रेडिएशन जो सी है वो वाया ब्लैडर लगाई जाती है, मतलब ब्लैडर के थ्रू ही लगाएंगे, आप उसको फोकस करेंगे, या पेरिनियम से, मतलब दोनों टांगों के दरमियान से इसको प्रोस्टेट को फोकस किया जाता है और उसको रेडिएशन लगाई जाती है। सो रेडिएशन के लिए ब्रेकीथेरेपी भी यूज़ की जाती है। ब्रेकीथेरेपी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सीड्स होते हैं, रेडियो आयोडीन 131 के सीड्स होते हैं, जो कि प्रोस्टेट में, अब मतलब ये बहुत पुराना मेथड है जिसमें ये सीड्स प्रोस्टेट के अंदर जो है ना वो नीडल के साथ इंजेक्ट कर दिए जाते थे। ये सीड्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, चावल के दाने से भी छोटे होते हैं। तो लेकिन मतलब इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन अब इसकी बाकायदा 3 डायमेंशनल डायग्राम बना के और फिर इन सीड्स को अंदर अंडर गाइडेंस जो है ना वो रखा जाता है, अंडर गाइडेंस ऑफ सीटी। तो उसके साथ ये जो हर सीड जो है वो रेडिएशन पैदा कर रहा है, तो उसका एक एरिया है कि इसने इस एरिया तक ब्लडर को इसको प्रोस्टेट को डेड करते हैं ना। सो उससे ये होता है कि मतलब प्रोस्टेट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो डेड हो जाता है इन सीड से, और ये सीड कंटिन्यूस रेडिएशन प्रोड्यूस करते रहते हैं। बट ये मेथड जो है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो है ना वो पूरी रेडिएशन ही लगाई जाती है, मतलब, और जब पूरी रेडिएशन है उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि बार बार पेशाब आना, और उसके बाद प्रोस्टेट डेड जो उसका पोर्शन होता है उसको फिर एंडोस्कोपिकली निकालना पड़ता है, लेकिन वो निकालने के बाद पेशेंट को पेशाब ठीक आने लग जाता है। मतलब ये भी एक मेथड, एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास रेडिएशन, लेकिन रेडिएशन हर पेशेंट में लाइक नहीं की जाती। फिर हम जो बात कर रहे थे मेडिसिन की, तो मेडिसिन की कैटेगरी हैं, मतलब स्टार्ट तो हम करते हैं इसमें, मतलब एक स्टैंडर्ड मेडिसिन से, कुछ पेशेंट उसको रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उसमें फिर हम सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में भी जा सकते हैं। और जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनमें PSA नहीं पड़ता, इनको कहते हैं कि मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव, इनका नो रिस्पॉन्स टू हार्मोन, मतलब हार्मोन ब्लॉकेज से इसका रिस्पॉन्स नहीं होता। 5% केसेस ऐसे होते हैं। तो इनमें ये जो रेडिएशन है या फिर रेडिकल प्रोस्टेक्टमी पे जाना पड़ता है, या फिर रेडिएशन गोल्ड स्टैंड होती है, लेकिन 95% पेशेंट जो से हैं वो हार्मोनल थेरेपी पे बड़ा अच्छा रिस्पांस दे देते हैं। अब हार्मोनल थेरेपी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इम्पोर्टेंस, मतलब पेशेंट अपना नॉर्मल, बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहा है, लेकिन उसको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी।